हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज के अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा वीडियो नंबर 37, आज हमारा थ्री का कॉन्सेप्ट नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर किए थे और इसमें हम आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर करने वाले हैं। तो हमने देखा था कि इससे पहले वाले वीडियो हमने लास्ट में कहां तक क्लियर करा था कि लंबवत वाली कंडीशन करा दी थी और एक्स वाई एच की दिक्कोज्यां बता रही थी कि एक्स एच पे कौन सी दिक्कोज्यां होती हैं, वाई एच पे कौन सी दिक्कोज्यां होती हैं, जेड एच पे कौन सी दिक्कोज्यां होती है। दिक्कोज्यां को इंग्लिश में डिसीज बोलते हैं। तो हमने यहाँ तक क्लियर किया था। तो चलिए आगे यहाँ तक क्लियर करते हैं आगे। तो हमने लंबवत वाली कंडीशन भी क्लियर कर ली थी कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इसको कितना होता है 0। यही थी हमारी लंबवत वाली कंडीशन। परपेंडिकुलर हो, जब दो रेखा आपस में परपेंडिकुलर हो, जब दो समतल आपस में परपेंडिकुलर हो, और या इन्हीं कंडीशन की रेखा समतल या जब दो बिंदु आपस में परपेंडिकुलर हो तो हम ये वाली कंडीशन क्लियर कर देते। तो इसी कंडीशन पर हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या, हमने क्वेश्चन उसे नोट करके रखा हुआ है। क्वेश्चन भी अच्छा है थोड़ा सा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेने वाले हैं इसी वीडियो में। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हमने करा दी थी, उसी वीडियो में उस क्वेश्चन को लेने वाले। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट टाइम वाली क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। तो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि h माइनस का 1/3 इज कॉस टू बाय माइनस का 2/2k इज कॉस टू z माइनस का 3/2। और इधर दूसरी रेखा दे रखी कि x माइनस का 1/3k इज कॉस टू y माइनस का 1/1 इज कॉस टू z माइनस का 6/-5। आपस में लंबवत हैं, आपस में लंबवत हैं। आपस में लंबवत हैं तो k की वैल्यू ज्ञात करना है, हमें k का मान ज्ञात करना है। मान होगा, k का मान होगा। हमें क्या करना है कि k का मान बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी कि ये x माइनस का 3 इक्वल टू y माइनस का 2k माइनस 0 इक्वल टू z माइनस का 3/2। और दूसरा रेखा दी गई है x माइनस का 1/3k इक्वल टू y माइनस का 1/1 इक्वल टू z माइनस का 6/-5 दे रखा है हमारे पास। और हमें निकालना क्या है कि k की वैल्यू निकालनी। जब ये आपस में क्या है, लंबवत है। तो लंबवत है कंडीशन क्या थी, ये हमारा a1, ये हमारा b1 और ये हमारा c1, ये हमारा a2 है, ये हमारा v2 है और ये हमारा c2। तो इस वाली कंडीशन में आप रखकर देख सकते हैं कि a1 a1 की वैल्यू कितनी है 3 और a2 की वैल्यू कितनी है 3k प्लस v1 की वैल्यू कितनी है 2k और v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस c1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -5। इसको कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो मैं 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9k और 2 इंटू 1 2k प्लस माइनस का 10 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0 दे रखा है। और 9 और 2 इक्वल टू 11k इक्वल्स टू माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10/11 आ जाएगा। तुम्हारे यहाँ k की वैल्यू कितनी आ चुकी है कि 10/11 आ चुकी है। जब इसका से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 9k 2k और इधर कितना आ गया था हमारा 2 इंटू 5 इक्वल टू माइनस का 10 आ गया था। इसका मल्टीप्लाई 10 इधर गया प्लस का हो गया और 9 और 2 11/10 हमारे इसकी वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है। तो ये कंडीशन भी आपको क्लियर हुई है कि जब लंबवत होते हैं और उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन भी ले लिया। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा सभी को। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में 3D का, वो है हमारा समतल यानी प्लेन। समतल आपने सुना होगा कि ये एकदम, ये बोर्ड कैसा है, समतल है, एकदम प्लेन है। तो वही है हमारा प्लेन, वही हम करने वाले हैं। इसी 3D का नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेन है। तो चलिए प्लेन को क्लियर कराएंगे कि समतल होता क्या है। मैथ की स्थिति में तो मैं जा रहा था समतल के बारे में कोई ना डेफिनेशन पढ़नी होती ना कुछ पढ़नी होती। इसमें तो केवल फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन करने होते। तो फॉर्मूला लिखते हैं कि समतल का समीकरण, कि हमारा जो समतल का व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, समतल का समीकरण। हमारा समतल का समीकरण होता है वो होता है ax प्लस vy प्लस cz प्लस d कितना होता है 0 होता है हमारा समतल का समीकरण।
कितना होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एल प्लस डी इक्वल टू 0 होता है हमारा जो व्यापक समीकरण होता है समतल का। और इससे हम अनेक कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा इस समतल का समीकरण आ गया पहला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इस समतल का व्यापक समीकरण, समतल का व्यापक समीकरण। वो सॉरी समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण, समतल का अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में समीकरण। जब हमारा समतल का अंतःखंड इंटरसेप्ट फॉर्म में, जब समतल का समीकरण पूछे, प्लेन का समीकरण पूछे इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे कि x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, प्लेन का इंटरसेप्ट रूप में, इंटरसेप्ट फॉर्म में फॉर्मूला होता है कि x बटा a प्लस y बटा b प्लस c बटा z बटा c हो जाएगा, सॉरी z बटा c हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। हमारा क्या इंटरसेप्ट रूप में प्लेन का समीकरण है, इंटरसेप्ट रूप में प्लेन का समीकरण है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्लियर हुआ हुआ ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ कंडीशंस हैं वो भी करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा हमें काम करना है। तो चलिए इस फॉर्मूले को लिखते पहले। सबसे ऊपर ये समतल का समीकरण लिख लिया होगा, तो यहाँ से हटा देते। सबसे फर्स्ट में हम फॉर्मूला लिखते हैं कि समतल का समीकरण, फिर उससे कुछ कंडीशन फाइंड आउट करें कि x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c इक्वल टू कितना था 1 था। ये हमारा क्या था, इंटरसेप्ट रूप में प्लेन का समीकरण था कि x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c इक्वल टू 1, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इक्वेशन। तो इससे हमें पहली कंडीशन है कि x अक्ष को काटेगा, ये अंतःखंड है ना वो x अक्ष को कहां काटेगा, जो अंतःखंड है ना वो x अक्ष को कहां काटेगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि x अक्ष को कहां काटेगा। जो हमारा ऐसा पूछ लिया है कि x अक्ष को, यस जो प्लेन है ना वो समतल है ना वो कहां काटेगा, तो x अक्ष को काटेगा। x की कंडीशन क्या है, a है, तो a, 0, 0। और जब पूछ रहे कि y अक्ष को कहां काटेगा, तो y अक्ष को कहां काटेगा, तो y अक्ष को काटेगा 0, जो y के नीचे क्या दे रखा है v, तो v वाला कंडीशन देंगे 0, b, 0। और z अक्ष को कहां काटेगा 0, 0, c, 0, 0, 0, c। तो ये हमारे काटेंगे कि x अक्ष को कहां काटेगा, y अक्ष को कहां काटेगा, z अक्ष को कहां काटेगा। तो x अक्ष को कहां काटेगा 1, 0, 0 और y अक्ष को कहां काटेगा 0, b, 0 और z अक्ष को कहां काटेगा 0, 0, c पर। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास ये प्लेन दे रखा है और इसमें पूछ ले कि x इंटरसेप्ट रूप में समतल का समीकरण दे रखा है और यह x अक्ष को, y अक्ष को, z अक्ष को कहां काटेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारी कंडीशंस हो चुकी हैं, यहाँ तक कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी कि x अक्ष को कहां काटेगा, y अक्ष को कहां काटेगा, z अक्ष को कहां काटेगा। तो ये क्वेश्चन लेते हैं बहुत अच्छा कि इंटरसेप्ट रूप में समतल का समीकरण कैसे निकालें। सबसे पहले हमारा एक साधारण सा समतल का समीकरण दे रखा है, उसे इंटरसेप्ट रूप में बदलना है, फिर उसे x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष पर हमें काटना है और उसके अंतःखंड निकालने हैं। 3 काम कर लिया हमें एक ही क्वेश्चन से, इंटरसेप्ट रूप में समतल के समीकरण से। तो हमारा उदाहरण है, एग्जांपल है, हम एग्जांपल लेते हैं उदाहरण कि समतल 3x प्लस 6y प्लस 4z इक्वल टू 12 हमारे क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। समतल 3x प्लस 6y प्लस 4z इक्वल टू 12 को समतल इतने को अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, सॉरी अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होगा। और इसके अंतःखंड क्या होंगे, और इसके अंतःखंड क्या होंगे।
तो क्वेश्चन के अंतःखंड भी बताएंगे कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जब अंतःखंड पूछे, अंतःखंड क्या होते हैं हमारे, अंतःखंड होते हैं हमारे कि ए कॉमा बी कॉमा सी, ये दे रखी वैल्यू, यही हमारे क्या होते हैं, अंतःखंड होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं। और हमारा समतल 3x प्लस 6y प्लस 4z इक्वल टू 12, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण लिखना और इसके क्या बताना, हमें इंटरसेप्ट बताना कि अंतःखंड क्या होंगे। तो अंतःखंड कैसे निकालते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी, जो कंडीशन दे रखी है वही क्या होता है, हमारे अंतःखंड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें समीकरण लिखते, समीकरण क्या दे रखा है कि 3x प्लस 6y प्लस 12z इक्वल टू 12, 4z इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और अब आपको पता होगा कि समतल का इंटरसेप्ट रूप में समतल का समीकरण में इक्वल टू में क्या था, 1 था। और आपको पता होगा कि 1 कब होगा, जब हम इसमें 12 का भाग दें। अगर इसमें 12 का भाग देना है तो हमें पूरे में 12 का भाग देना पड़ेगा, इधर भी 12, तो हमें 12 का पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें इसे काटे, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 6 से 12 कटेगा 2 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार, और 12 से 12 कटेगा 1 बार। तो हमारा क्या बचा कि x बटा 4 प्लस y बटा 2 प्लस z बटा 3 इक्वल टू 1। अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये समीकरण अंतःखंड रूप में आ चुका है, कि इंटरसेप्ट रूप में, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा समीकरण आ चुका है कि x बटा 4 प्लस y बटा 2 प्लस z बटा 3 इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। हमारा इंटरसेप्ट रूप में समतल का समीकरण आ चुका है। अब हमें इसी से क्या निकालना है, हमारे अंतःखंड निकालना है कि अंतःखंड क्या होंगे। तो हमारा समतल का समीकरण क्या था, x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c इक्वल टू क्या दे रखा था, 1 दे रखा। तो हमें इसमें क्या पूछा था, इंटरसेप्ट रूप में इंटरसेप्ट पूछ रहा है, अंतःखंड पूछ रहा है। तो a b c, इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अंतःखंड कितने आ जाएंगे 4, 2, 3, इसके क्या हो जाएंगे, इंटरसेप्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या पूछ रहा था कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होगा और इसके अंतःखंड क्या क्या होंगे। तो इसके अंतःखंड भी हमने बता दिए कि 4, 2, 3 इसके क्या होंगे, इंटरसेप्ट होंगे। और x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c से हमने इसकी तुलना की, तुम्हारे a और b और c की वैल्यू आ चुकी। और अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण अभी आ चुका, क्योंकि जब बन होता है, बन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने पूरे में 12 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, x बटा 4 प्लस y बटा 2 प्लस z बटा 3 इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट रूप में समतल का समीकरण हो गया। और a b और c की वैल्यू निकल आई, जो 4, 2, 3 होगी। तो x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। तो 4, 2, 3 हमारे क्या हो गए, इंटरसेप्ट हो गए, कि अंतःखंड हो गए। तो ये क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन भी अच्छा था और थोड़ा क्लियर भी हुआ होगा। ये हमने एग्जांपल के लिए समझाने के लिए लिया था, तो सरल सा ही क्वेश्चन था। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या कंडीशन मिलने वाली है आगे इसमें देखते हैं कि कंडीशंस और कितनी रह गई हमारी। अभी तो हमारी समतल चालू ही हुआ है, अभी कंडीशन कहां से खत्म हुई। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा दूरी पर, कि जब समतल के समीकरण दे रखी है और कोई बिंदु से दूरी बतानी है तो कैसे बताने कि बिंदु, तो कॉन्सेप्ट हमारा कि बिंदु x1, y1, z1, x1, y1, z1, बिंदु x1, y1, z1, x1, y1 और z1 की समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, कि बिंदु x1, y1, z1 की समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से दूरी होगी। हमें डिस्टेंस बताना है कि 0 से दूरी क्या होगी। कि हमारा बिंदु दे रखा कि x1, y1, z1 की समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से हमें डिस्टेंस बताने की दूरी क्या होगी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि d इक्वल टू x1 का मल्टीप्लाई ये में करेंगे तो ax1 प्लस v by1 प्लस c z1
प्लस डी, ये हमारा डी है वो भी है कि x1 का मल्टीप्लाई ए से, y1 का मल्टीप्लाई बी से और z1 का मल्टीप्लाई सी से प्लस डी बटा अंडर में क्या लिखेंगे, अंडर में लिखेंगे कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। अंडर में हम क्या लिखेंगे कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। जब हमारी डिस्टेंस पूछ ले कि बिंदु x1 y1 z1 की समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से डिस्टेंस पूछ ले, दूरी पूछ ले, तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट के रख लेना कि दूरी पूछे जब एक ही समतल दिया हुआ, दो समतल के हम बताने वाले हैं, जब एक समतल दिया हुआ हो और एक बिंदु दिया हुआ तो दूरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, तभी ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि हम यहाँ पर हम बिंदु कर लेते हैं 2,3,6 की समतल, नहीं 2,3,6 की समतल 3x 2y प्लस 6z प्लस 11 इक्वल टू 0 से दूरी बतानी है कि हमारा बिंदु 2,3,6 की समतल 3x 2y और 6z से हमें प्लस 11 इक्वल टू 0 से हमें डिस्टेंस बतानी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, d इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d बटा अंडर में a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर की d इक्वल टू a x1 b y1 c z1 प्लस d बटा अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमें क्या है, कंडीशन, एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्टली हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। और ज्यादा हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेते हैं वो प्रैक्टिस सेट में लेते हैं, इसमें तो ओनली ऑन फॉर्मूलेज और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं। तो डिस्टेंस हमारे d इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस v की वैल्यू कितनी दे रखी है, मोड के अंदर होता है पूरा का पूरा मोड के अंदर, तो v 3 और 2 और v की वैल्यू कितनी है 2 और हमारी 3 दे रखी है 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6, इतनी हमारी वैल्यू दे रखी है प्लस 11 बटा अंडर के अंदर 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 3 का वर्ग 2 का वर्ग और 6 का वर्ग की डिस्टेंस दे रखी है 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 11 दे रखा है। हमारी ये क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, हमने वैल्यू पुट करी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि d इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 6 36 प्लस 11 बटा रूट के अंदर 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36, और इन तीनों को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 9 और 4 13 और 36, 9 4 13 36 कितने हो गए हमारे 49 हो गए। तो हमारे कितने हो चुके हैं अभी 49 हो गए हैं। तो d इक्वल टू 6 और 6 12 और 12 और 36 कितने हो गए 48, 40 और 8 और 11 हमारे हो चुके हैं 59 बटा 7, 59/7 हमारी क्या आ चुकी है, डिस्टेंस आ चुकी है। क्योंकि इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 36 और 4 और 9 कितने हो जाएगा 49, और 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो d इक्वल टू 49/7 हमारा क्या है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ होगा, बिंदु जब दो रखेंगे 2,3,6 की समतल 3x प्लस 2y प्लस 6z प्लस 11 से डिस्टेंस पूछनी है तो हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छा था। तो चलिए चलते आगे चलते हैं। जब अब हम कर देंगे जब दो समतल दे रखी है, जब हमारे पास कितने समतल दे रखी है, दो समतल दे रखी है, तो दूरी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0 और a2x b2y और c2z प्लस d इक्वल टू d1 और d2 इक्वल टू 0 के बीच दूरी है
तो के बीच डिस्टेंस बताना है कि समतल ax1 by1 cz1 प्लस d इक्वल्स टू 0 और a2x1 प्लस b2y1 y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 के बीच में क्या बतानी है, डिस्टेंस बताने की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस समतल की दूरी, वो भी जब दो समतल दे रखे तो हम किससे निकालते हैं, मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मूल बिंदु से। तो सबसे पहला हमारा जो d1 है, d1 क्या आ जाएगा, ये a1 गुणा 0 प्लस b1 गुणा 0, क्योंकि मूल बिंदु, और मूल बिंदु हमारे क्या होते हैं, ऑरिजिन 0,0,0, तो 0 प्लस c1 0 प्लस d1 बटा अंडरूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये हो जाती है यहाँ तक हमारी कंडीशन कि d1 बटा d1 इक्वल टू क्या आया, d1 बटा अंडरूट के अंदर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर। d1 इक्वल टू d1 बटा अंडरूट के अंदर d1 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर, ये डिस्टेंस फर्स्ट टाइम। और सेकंड में भी हम कैसे d2 निकालेंगे, ये भी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली d2 बटा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारी दो कंडीशन आती है, तो हमें मेन डिस्टेंस निकालनी है कि पूरी की पूरी दूरी निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली d इक्वल टू d2 माइनस का d1 बटा अंडरूट में, क्योंकि इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, d2 बटा d1, और इसे घटा के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर आ सकते हैं। तो हमें अंडरूट में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर कॉमन लेके, वो भी किसके अंदर, मोड के अंदर। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है कि d इक्वल टू d2 माइनस का d1 बटा अंडरूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्लियर हुआ वो आपको, जब दो समतल दे रखी हैं और उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें मूल बिंदु से निकालते हैं d2 और d1, और मूल बिंदु से निकालते हैं d2, फिर उसे d2 में से d1 को माइनस कर देते हैं। तो हम डायरेक्टली हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है कि डायरेक्टली ज्यादातर हमारे बराबर ही आते हैं, तो हमने a1 b1 और c1 लिख लिए। तो ये क्लियर हुआ होगा डायरेक्टली आपको, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा फॉर्मूला था ये दूरी निकालने का, क्योंकि ये हमने 2D में भी बता रखा कि जब हमने स्ट्रेट लाइन क्लियर की थी 2D की, तो उसमें भी हमने बता रखा था कि दूरी कैसे निकालते हैं। लेकिन उसमें क्या दे रखा था, x और y केवल दे रखे थे, c नहीं दे रखा था, a और b दे रखे थे, c नहीं दे रखा था। तो उसमें भी हमने क्लियर कराया था ये फॉर्मूला। तो सेम है 2D और 3D, लेकिन उसमें थोड़ा दो ही निर्देशांक या दो बिंदु आते हैं, और इसमें केवल 3 निर्देशांक 3 बिंदु आते हैं। तो क्लियर हुआ होगा। तो आगे वाला कॉन्सेप्ट और लेते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, कि सरल रेखा, जब भी सरल रेखा पूछ लेता है कि सरल रेखा बताइए, सरल रेखा होता क्या है। सरल रेखा होता है कि x माइनस का x1 बटा a प्लस y माइनस का y1 बटा b प्लस z माइनस का z1 बटा c। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। प्लस नहीं है, सॉरी, यहाँ इक्वल टू z माइनस का z1, यहाँ भी क्या है, इक्वल टू x माइनस का x1 बटा a इक्वल टू y माइनस का y1 बटा b इक्वल टू z माइनस का z1 बटा c। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, सरल रेखा का। पूछता कैसे है कि बिंदु x1, y1, z1 और x2, y2, z2 बिंदु x1, y1, z1 और x2, y2, z2 से स्ट्रेट लाइन होगी। इसे सरल रेखा पूछ रहा है, इसे सरल रेखा होगी। तो हमें इसमें चाहिए था कि x माइनस का x1 है, y1 है, z1 दे रखा है, a b और c नहीं दे रखे हैं। तो a और b और c कैसे निकालते हैं, दिक् अनुपात से निकालते हैं। किससे, x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 z2 माइनस का z1। ये हमारे क्या होते हैं, दिक् अनुपात। और दिक् अनुपात हमारे क्या होते हैं, a b c। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू आ जाती है, c की वैल्यू आ जाती है, और डायरेक्टली नीचे हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है कि बिंदु x1, y1, z1 और x2, y2, z2 की सरल रेखा पूछ रहा है, सरल रेखा पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको क्लियर कराते हैं कि सरल रेखा क्या होती है।
सरल रेखा कैसे निकालते हैं हम, स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं। ये 3D की स्ट्रेट लाइन है, 2D की स्ट्रेट लाइन अलग थी, बहुत कुछ समतल जैसी दिखने में लगती थी 2D की स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा बिंदु 4, 5, 6, 8, 9, 10, बिंदु 4, 5, 6 और 8, 9, 10 से सरल रेखा होगी। कि बिंदु 4, 5, 6 और 8, 9, 10 से सरल रेखा बताने की स्ट्रेट लाइन क्या होगी। तो हमारी क्या है x1, y1 और ये z1। ये हमारी क्या है x2, y2 और z2। कि 4, 5, 6, 8, 9, 10 से हमें स्ट्रेट लाइन बतानी है। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हमें a और b निकालना। a x2 माइनस का x1 तो 8 माइनस का 4, b 9 माइनस का 5 और c 10 माइनस का 6। तो a इक्वल टू 8 में से 4 गया 4, b इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 और c इक्वल टू 10 में से 6 गया 4। तो a b c के मान कितने आ गए 4, 4 हमारे किसके मान आ चुके हैं a b और c के। तो चलिए वैल्यू रखते हैं कि x माइनस का x1 बटा a इक्वल टू y माइनस का y1 बटा b इक्वल टू z माइनस का z1 बटा c। x माइनस का x1 बटा a प्लस y माइनस का y1 बटा b इक्वल टू z माइनस का z1 बटा c। ये हमारा क्या रेखा का फॉर्मूला था। तो x माइनस का x1 की वैल्यू कितनी दे रखी इसमें 4 बटा a की वैल्यू कितनी दे रखी 4, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी दे रखी 5 और v की वैल्यू कितनी दे रखी 4 और z माइनस z1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 6 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। और हमें पूछ क्या रहा है, यही हमारे रेखा पूछ रहा है। तो हमारी क्या आ चुकी है 3D की स्ट्रेट लाइन आ चुकी है कि x माइनस का x1 बटा a तो x माइनस का 4/4 इक्वल टू y माइनस का 5/4 इक्वल टू z माइनस का 6/4। ये हमारी क्या आ चुकी है 3D की स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। तो एक क्लियर हो गया होगा आपको कि सरल रेखा कैसे निकालते हैं। जब दो बिंदु दे रखी होती है तो हमें सरल रेखा कैसे निकालते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो कुछ एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। सॉरी, तो ये इस टाइम पे वीडियो लेट आया था, थोड़ा 2-4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन बाद वीडियो आया है तो लेट हो गए थे थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हमने कुछ किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट कि सरल रेखा और समतल। हमारा समतल क्या होता है ए होता है ना कि समतल ये कोई प्लेन बना हुआ है 2D का 3D का कोई प्लेन बना हुआ है तो ये क्या होता है समतल होता है। रेखा ऐसे भी जा सकती है ऐसे भी जा सकती है। तो रेखा है ना वो जब समतल पूछे तो वो रेखा क्या हो जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है, और जब परपेंडिकुलर पूछे तो रेखा क्या हो जाती है समांतर हो जाती है समतल के। कैसे एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि समतल समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। समतल कितना दे रखा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। रेखा x माइनस का x1 बटा a प्लस y माइनस का y1 बटा प्लस नहीं है स्क्वायर टू में y माइनस का y1 बटा b स्क्वायर टू z माइनस का z1 बटा c। क्या क्या दे रखा है कि ax by प्लस cz प्लस d स्क्वायर टू 0। रेखा x माइनस का x1 बटा a स्क्वायर टू y माइनस का y1 बटा b स्क्वायर टू z माइनस का z1 बटा c आपस में लंबवत है, आपस में समांतर है, समांतर होंगे। समांतर एक कब होंगे a1 b1 c1 a2 b2 और c2। ये पूछ रहा है कि ये आपस में समांतर कब होंगे, ये दोनों आपस में समांतर कब होंगे। तो हमने बता रखा है कि परपेंडिकुलर कब होते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a2 c2, और समांतर कब होते हैं a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। जब ये रेखा होती है या समतल होते तो कब समांतर होते हैं a1 a2 और b1 b2 और c1
C2 इक्वल टू 0। और जब परपेंडिकुलर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। ये क्या होते हैं, ये दो कंडीशन होती हैं कि जब ये लंबवत होती हैं और ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या, जब रेखा रेखा ये रेखा रेखा जब लंबवत होती है तो ये वाली कंडीशन, और समांतर होती है तो ये वाली कंडीशन, और समतल लंबवत होती है तो ये वाली कंडीशन, और समांतर होते तो ये वाली कंडीशन। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, एक तो रेखा दे रखी है और एक समतल दे रखा है, और इसे आपस में क्या बताना है, पैरेलल बताना है। तो इसमें कौन सी वाली कंडीशन है, ये समांतर वाली कंडीशन तो ये थी ना कि रेखा रेखा की और समतल समतल की। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि समतल दे रखा है एक, और एक रेखा दे रखी है, तो इसमें हमें क्या बताना है, समांतर बताना है। तो इसमें जो लंबवत वाली कंडीशन है ना, वो किसकी कंडीशन होगी, समांतर की कंडीशन होगी। किसमें, जब एक समतल दे रखा है और एक रेखा दे रखी है, दोनों को आपस में क्या पूछे, समांतर पूछे तो ये वाली कंडीशन होगी। दोनों को आपस में परपेंडिकुलर पूछे, लंबवत पूछे तो कौन सी वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। जब दोनों को आपस में क्या पूछे, पैरेलल पूछे, वो लंबवत पूछे, तो कंडीशन चेंज कर देते कि ये किसकी कंडीशन है, लंबवत, जब एक रेखा और एक समतल दे रखा है। ये बहुत अच्छा है कि ज्यादातर बच्चे यही कर देते कि ये वाला फॉर्मूला परपेंडिकुलर, इसमें हमने समांतर पूछा तो डायरेक्टली कुछ नहीं करते, A1 B1 A2 B2 और C1 C2 रख के डायरेक्टली इससे समांतर वाली कंडीशन से निकाल देते। लेकिन ये किसकी कंडीशन है, लंबवत की, और ये किसकी कंडीशन है, समांतर की। जब क्या दे रखा होता है, रेखा और एक समतल, या एक समतल और एक रेखा दे रखी होती है, तब हमारी कंडीशन कौन कौन सी लगती है, ये समांतर वाली कंडीशन तो ए हो जाती है और लंबवत वाली कंडीशन ए हो जाती है। जब हमारे समतल और समतल ही दे रखे हैं तो ये लंबवत वाली कंडीशन हो जाती है और ये समांतर वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये भी क्लियर हुआ होगा आपको, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कंफ्यूज होकर लड़के डायरेक्टली क्या कर देते हैं, लंबवत कर देते हैं और एक पैरेलल कर देते हैं। तो इसमें समझ लेना कि जब रेखा और एक समतल दे रखा है तो ये वाली कंडीशन क्लियर होती है। तो आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।